प्रेगनेंसी का 7वां महीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत के जो 2 ट्राइमेस्टर थे वो खत्म हो गए हैं। आखिरी ट्राइमेस्टर का फर्स्ट मंथ। तो मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। चलो देखते हैं प्रेगनेंसी के 7 मंथ में मदर में क्या चेंजेस होते हैं, बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रिकॉशन रखनी है और कब डॉक्टर के पास जाना है। मदर्स का बेबी बम अब जनरली विजिबल होने लगता है। कोई भी देख के बोल सकता है कि नहीं आप प्रेग्नेंट हो, है ना। फीचर थोड़े चेंज होने लगते हैं, थोड़े बहुत सूजन आना शुरू हो जाती है, आंखों के नीचे सूजन आने शुरू हो जाती है, थोड़ा सा चेहरा भारी भारी दिखने लगता है, पैरों में सूजन आने लगती है। तो आप कोई भी देख के बोल सकता है कि भाई आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है क्योंकि आप बेबी बम दिख रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चेदानी बढ़ रही है और अब जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली कंप्रेशन वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, बच्चेदानी बढ़ रही है। तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं खिंचाव होगा, कंप्रेस होगी, उसकी वजह से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अब बैक पेन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, पेल्विक पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। कई कई बार आपको ऐसा लगेगा कि नीचे की साइड में जो हड्डी है और वजाइना में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। ये सब चीज़ें जो होती हैं खिंचाव की वजह से होती है। तो इसके लिए आपको वॉक करते रहना है, पेल्विक एक्सरसाइजेस करते रहिए, प्रेगनेंसी वाले योगा होते हैं वो सब आप करते रहो, ठीक है। जब बच्चेदानी जो बढ़ रही है, आगे ये ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, पीछे आते हैं, उन दोनों को कंप्रेस करती है। तो पेशाब की थैली को कंप्रेस करते हैं तो बार बार ऐसा लगना कि भाई पेशाब आ रहा है, पेशाब आ रहा है, पेशाब आ रहा है। तो आप थोड़ी देर पेशाब करके आएंगे, फिर 5 मिनट के बाद लगेगा फिर से पेशाब आ गया। और ऐसा कई बार ऐसा होता है कि पेशाब खाली ही नहीं हो रहा है, पेशाब की थैली खाली ही नहीं हो रही है ना। तो ये सब कंप्रेशन की वजह से होता है, उसके लिए परेशान नहीं होना। लेकिन हाँ, उसमें भी ध्यान रखना है कि पानी पीते जाना है, आपको पानी की कमी नहीं रखनी है अपने को, है ना। कई बार अपने को इरिटेशन होता है कि यार पानी पियोगे फिर पेशाब जाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ अवॉइड करना है, हाइड्रेशन अपना मेंटेन करके रखना है। आंतों को कंप्रेस करता है बच्चेदानी, तो उससे क्या होगा, गट वाले सारे इश्यूज चलते रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन होते रहता है। और उसके अलावा जो हमारी दवाइयाँ चल रही है, आयरन की, कैल्शियम की, किसी किसी के प्रोजेस्टेरोन की दवाइयाँ चलती है, तो उसकी वजह से भी गट मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जो हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, उसकी वजह से भी गट मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी समस्या होती है प्रेगनेंसी में, खासतौर से आखिरी के 3 महीने में। और कॉन्स्टिपेशन होता है तो ब्लोटिंग होना, पेट में भारीपन लगना, नोजिया, वोमिटिंग, सोन बब्स, ये सब चलती है। ऑल्दो वॉमिटिंग नोजिया कम होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन, पेट में भारी होना, एसिडिटी होना, ये सब होता है। तो उसके लिए आपको डाइट ही मॉडिफाई करना है, बहुत सारा खाना एक साथ नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाना खाओ ताकि जितना गट में है वो धीरे धीरे करके पचता जाए, निकलता जाए। फिर थोड़ी देर में थोड़ा सा और खाना खा लो, है ना। पानी अच्छे से पियो, सैलेड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ताकि गट की जो मोटिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। और हाइड्रेशन लेवल अपना मेंटेन करके रखो, अपने को कॉन्स्टिपेशन से बचना है। बहुत हेल्दी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, अपने डॉक्टर से मिलकर आप कुछ लैक्सेटिव्स आते हैं वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा क्या होगा कि अब जैसे जैसे बच्चेदानी और बढ़ जाएगी तो वो हमारे यहाँ पे एक इंफीरियर वेन केवा वेसल होती है, ठीक है, उसको कंप्रेस करने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली पैरों में ब्लड फ्लो की पूलिंग होने लगती है, ब्लड की पूलिंग होने लगती है। पैरों में जो है सूजन हो रही है, पूलिंग और ब्लड की वजह से हो रही है, तो ये वैसे तो ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसमें हम बस अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहो, थोड़ा देर काम किया, 10-15 मिनट के लिए बैठ जाओ। जब बैठे हो तो पैरों के नीचे स्टूल रख लो या फिर लेट जाओ, लेट के पैरों के नीचे तकिया रख लो, तो अपने को ताकि उसका ब्लड फ्लो बढ़े। तो और सूजन के साथ साथ थोड़ा सा पुलिंग की वजह से, मसल क्रैम्प्स की वजह से हमारे पैरों में दर्द भी होता है। तो उसके लिए भी आपको यही करना है, बीच बीच में आपको रेस्ट करना है, ठीक है। हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखना है। पोटेशियम और मैग्नीशियम वाली चीज़ें खा सकते हो, जैसे कि नारियल पानी ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, उसमें मैग्नीशियम होता है, लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो। तो इन सब चीज़ों का सेवन आपको करना है। हाँ, अगर लेकिन सूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, पैरों के अलावा आपको हाथ पैर में भी सूजन दिख रही है, पेट में दिख रही है, आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, बीपी नपवाना है, थायराइड देखना है, हीमोग्लोबिन का लेवल देखना है। इन सब में भी कई परेशानी होती तो सूजन रहती है शरीर पे। एंड इसके अलावा कई बार हम हार्ट के भी टेस्ट कराते हैं कि हार्ट में कोई परेशानी तो नहीं। कई बार कुछ हिडन हार्ट डिजीज होते हैं जिसकी वजह से जनरलाइज पूरी बॉडी में स्वेलिंग होती है। तो इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, पुलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से हमारे पैरों में वेरिकोज वेन्स बन जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ऐसे वेरिकोसिटीज आ जाती हैं, उसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। इसके लिए भी अल्टीमेटली आपको यही करना है कि बीच बीच में आपको आराम करना है, लंबे टाइम के लिए खड़े नहीं रहना है। जब लेटे हो तो पैरों को ऊपर कर लो ताकि एक ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ सके। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूजन आए, तो आप मसाज भी करवा सकते हो पैरों का, ताकि ब्लड फ्लो थोड़ा सा बेटर हो सके, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, पूरे स्किन में ड्राइनेस होना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा अभी तो मॉइस्चराइजर लगाया था फिर से स्किन ड्राई होने लगा, और ड्राइनेस की वजह से इचिंग होना शुरू हो जाती है, स्किन चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं,
स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत सारी मदद का होता है कि मैम क्या करें, कैसे इसको प्रिवेंट करें। तो देखो मेन फंडा इसमें मैंने पहले ही बताया कि अपनी डाइट अच्छी रखो, प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में कोलाजन होता है, तो जो ब्रेक हो रहा है कोलाजन वो चला जाता है, क्योंकि स्ट्रेच मार्क बनने का रीजन ही होता है कि एकदम तेजी से जब हमारा वेट गेन होता है तो अंदर के कोलाजन ब्रेक होते हैं, उसकी वजह से वो टिश्यू में गैप रह जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। तो हमको अपने एक तो ध्यान रखना है कि बहुत तेजी से वेट गेन ना हो, डाइट का ध्यान रखो, एक्सरसाइजेस का ध्यान रखो, डाइट में प्रोटीन लेते जाओ ताकि जो कोलाजन बन रहा है उसका रिपेयर होता चला जाए। और ब्लड फ्लो वहाँ का अच्छा रहने के लिए आपको मसाज करना है, किसी भी चीज़ से मसाज करो, कोकोनट ऑयल से, आलमंड ऑयल से, बहुत अच्छे अच्छे क्रीम्स आते हैं, आप उससे भी मसाज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो जैसे मैंने बताया कि अपने शरीर की जो ड्राइनेस है उसके लिए आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इचिंग होना शुरू हो जाती है अब, है ना। और इचिंग में भी आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, पूरे शरीर पे कुछ ऐसे दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, कारण पता करना है। कई बार कुछ लोगों में आई एसिड भी डेवलप होने लगता है, मतलब लिवर के एंजाइम्स बढ़ने लगते हैं, जो कई बार डेंजरस होता है, तो वो चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग है तो अपने डॉक्टर से मिलकर LFT का टेस्ट जरूर कराना है। कुछ लोगों को कई बार कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि नाक में से ब्लीडिंग होना, गम्स में से ब्लीडिंग होना। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनकी वो एंगॉज्ड हो गए हैं, हाइपरवेस्कुलर हो गए हैं ना। तो कई बार नाक में से एकदम से ब्लीडिंग हो जाना, या फिर जब ब्रश कर रहे हैं तो गम्स में से ब्लीडिंग होना, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। टूथब्रश जो भी आप यूज़ करते हो वो सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश यूज़ करो। नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो अगर आप ब्लीडिंग हो तो बैठ जाओ, हेड को थोड़ा डाउन कर लो, उसको पिच कर लो, है ना। तो ताकि वो जो ब्लड है वो अल्टीमेटली आपके लंग्स में ना जाए, तो उसका ध्यान रखना है। थोड़ी देर पिच करके रखते हैं, जनरली अपने को आराम मिल जाता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अपने डॉक्टर से मिलना है। नींद नहीं आना ये बहुत कॉमनली अब शुरू हो जाता है। रात में बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से नींद आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी रात में ही कन्वर्ट लेते लेते ऐसे पूरी रात ही निकल गई है ना। कभी एसिडिटी की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो कभी एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही है, कभी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कभी पैरों की में दर्द हो रहा है, कभी इचिंग की वजह से नींद नहीं आ रही है। कई बार आपको लगता है कि थोड़ी सी नींद आई और बच्चा इतना ज़्यादा हलचल करने लगा, मूवमेंट करने लगा कि अब फिर से नींद टूट गई। तो नींद नहीं आने की बड़ी समस्या होती है, लेकिन फिर भी हमको कोशिश करना है सोने की। ऑल्टरनेट करके राइट लेफ्ट लैटरल करके सोते जाओ। बेस्ट तो होता है लेफ्ट लैटरल सोना, लेकिन ऑब्वियसली पूरी रात एक ही साइड सोना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऑल्टरनेट करके आप सोते जाइए। बहुत अच्छे अच्छे पिलोज आते हैं, आप पिलोज का यूज़ करो। जहाँ पे भी पेन हो रहा है, जहाँ पे भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, वहाँ पे एक तकिया रख के आप अपनी नींद कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी नींद लाने की कोशिश करना है। बेबी मूवमेंट जब आपको अच्छे पसीम होने लगते हैं कि बच्चे में स्ट्रेंथ आ गया है, तो अब धीरे धीरे हैबिट डालनी है कि भाई हमको बेबी मूवमेंट की काउंटिंग करनी है, क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम पे बेबी मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस शुरू हो जाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक में कम से कम 10 से 12 मूवमेंट आपको परसीव होना चाहिए, तो इसकी आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थकान लगना, ये होता है क्योंकि ऐसा लगेगा कि आप थोड़ी देर चलो और आपकी सांस फूल रही है, क्योंकि अब जो बच्चेदानी बढ़ रही है वो अल्टीमेटली क्या करती है, हमारे लंग को भी ऊपर कंप्रेस करती है, तो लंग की कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये नॉर्मल है ना। तो कि आपको थोड़ा देर चलोगे ऐसा लगेगा कि यार सांस फूल रहा है, आपको डर जाते हो कि क्या हो गया, तो ये नॉर्मल है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सांस फूल रही तो अपने डॉक्टर से मिलना है, उनसे डिस्कस करना है, अकॉर्डिंगली कुछ टेस्ट होते हैं वो कराते हैं। तो ये तो थे मदर में क्या चेंजेस होते हैं 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। अब हम देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखो अब जो है बच्चा जो है 7 मंथ में आते आते हम जनरली बच्चे को वाइबल मानते हैं। वाइबल मतलब कि अगर बाई चांस किसी भी वजह से आप बच्चे के मतलब डिलीवरी हो गई, तो ऐसे बच्चों को बचाया जा सकता है 7 मंथ में, है ना। तो इसीलिए एक वाइबिलिटी पीरियड होती है। इंडिया में जनरली हम 7 मंथ में मानते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत अच्छा ICU सेटअप है, वहाँ पे तो लोग अब 24 हफ्ते 26 हफ्ते तक के भी बच्चे को बचाना शुरू कर दिया है। तो अब बच्चा वाइबल है आपका, ठीक है। और अब बहुत तेज़ी से इसका वेट गेन होता है, हाइट गेन होता है, उसमें मसल स्ट्रेंथ आती है, तो इसलिए आपकी डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है। जो एवरेज वेट होता है बच्चों का इस समय वो जनरली 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक के बीच में होता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज वेट इतना होता है। जो हाइट होती है वो 12 से लेकर 14 इंच तक होती है। जो बच्चे होते हैं अब बहुत तेज़ी से उनका मसल डेवलपमेंट होता है, फैट डेवलपमेंट होता है, बोन डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए मदद की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैलेंस डाइट खाइए। बैलेंस डाइट में जैसे आप फ्रूट्स लो, अच्छे से दाल खाओ, कैल्शियम वाली चीज़ें लो, दूध पियो, आयरन कैल्शियम की टैबलेट सही से लो, ड्राई फ्रूट्स लो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर आप फिश खाते हो तो फिश खाओ, ठीक है। जो बच्चा है इस समय
अब उसके कुछ कुछ हरकतें शुरू हो जाती है, जैसे वो स्वेलो करने लगता है, थंब को सब करने लगता है, आँख को ब्लिंक करना शुरू कर देता है एंड फेसेस बनाता है। कई बार हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें अपने को दिखता है कि बच्चा कुछ अलग टाइप का फेस बना रहा है। रिसर्चर्स में ये देखा गया कि बच्चे अब सपने भी देखना शुरू कर देते हैं, इस समय सपने देख के मुस्कुराते हैं। तो ये सब चीज़ें जो रहती है अंदर बच्चे के अंदर सब चल रहा होता है। बच्चे का स्किन टोन आना शुरू हो जाता है क्योंकि अब मेलानिन पिगमेंट बनना शुरू हो जाता है। तो बच्चा डार्क स्किन टोन का होगा या फेयर होगा, कैसा होगा, वो स्किन टोन अब आना शुरू हो जाती है। तो बच्चे में ओवरऑल इतना ऐसा हो जाता है कि अगर बाई चांस डिलीवरी हो जाए, बच्चा बाहर निकले, तो वो उसके रिफ्लेक्सेस इतने हो जाते हैं कि उसको बचाया जा सकता है ना। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या क्या है 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो देखो आपके जो हम 7 मंथ में कुछ रूटीन टेस्ट कराते हैं, CBC, अगर पहले से थायराइड का इशू है तो थायराइड, इचिंग हो रही है तो LFT कराते हैं, शुगर, यूरिन टेस्ट कराते हैं कि कहीं कोई इन्फेक्शन कोई चीज़ ये तो नहीं है, कुछ ये सब रूटीन टेस्ट कराते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो हम ICT टेस्ट कराते हैं, ठीक है। अगर वो ICT नेगेटिव है तो हम कई बार कुछ मदर्स को जो RS नेगेटिव प्रेगनेंसीज हैं उनमें हम NTD का इंजेक्शन भी लगाते हैं। 28 हफ्ते से लेकर 26 हफ्ते तक हम DPT वैक्सीन भी लगाते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो हम DPT लगाते हैं, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए मदर और न्यूबॉर्न बेबी दोनों को एक बचाव मिल जाता है ना। तो ये वैक्सीन लगाते हैं। फ्लू वैक अगर आप ऑप्शनल होता है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। आपके आयरन कैल्शियम आप सही से खाते रहो, क्योंकि मैंने बताया कि अब बच्चे का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है, तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आपके जो सप्लीमेंट्स दिए गए हैं आयरन कैल्शियम के, वो आपको अच्छे से लेना है। डाइट में भी अपना आयरन, फॉलिक एसिड, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आपको अच्छे से खाना है ना। तो 7 मंथ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ना, जैसे अगर आपको प्रेगनेंसी वाला शुगर हो रहा है या प्रेगनेंसी वाला BP हो रहा है, तो ये टाइम होता है जब ये सब चीज़ें डेवलप होती है। तो हम कई बार मदर्स का GTT कराते हैं, शुगर लेवल देखने के लिए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं कि कहीं आपको प्रेगनेंसी वाला शुगर तो नहीं हो रहा है। हम अब आपको फ्रिक्वेंटली बुलाना शुरू कर देते हैं। पहले जैसे हम आपको 1-1 महीने में बुलाते थे, अब हम आपको 15 दिन 20 दिन बुलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि BP देखना होता है कि कहीं BP तो नहीं बढ़ रहा है। कुछ मदर्स में अब ये टाइम होता है प्रेगनेंसी वाला BP बढ़ने का, या फिर आपको पहले से BP है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करना पड़ता है। अब टाइम हो जाता है ग्रोथ स्कैन कराने का। ग्रोथ स्कैन का मतलब होता है कि जनरली हम 28 से लेकर 32 हफ्ते तक एक सोनोग्राफी कराते हैं, जिसको हम ग्रोथ स्कैन बोलते हैं। इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि बच्चे का वेट कैसा है, आसपास पानी कैसा है, उसको ब्लड कैसा जा रहा है, नॉर्मल सही जा रहा है या उसमें कहीं सिकुड़न है। प्लेसेंटा कई बार कुछ लोगों की लो लाइंग होती है, नीचे के साइड होती है, तो वो आप दिख जाते हैं कि या तो ऊपर गई है कि नहीं गई है, ठीक है। तो एक बच्चा सीधा है, उल्टा है, नांग तो नहीं है, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमको ग्रोथ स्कैन में दिख जाती है। कई उसमें कहीं भी कुछ परेशानी है, सपोज बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो में कोई सिकुड़न है, या फिर उसका पानी आसपास कम है, तो हमको एक आइडिया मिल जाता है। अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रीटमेंट का जो मैनेजमेंट है, प्रोटोकॉल है, उसको चेंज करते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है। और अगर हम उस समय सोनोग्राफी ना करें तो कई बार कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो आइडियली एक ग्रोथ स्कैन होना चाहिए 28 से लेकर 32 हफ्ते के बीच में। तो ये तो चीज़ें थी कि भाई आपको टेस्ट क्या क्या कराना है। अब हमें एक्टिवली क्या करना है, ठीक है। तो डाइट हमने देख लिया है कि हमको वो डाइट फॉलो करना है। इसके अलावा अब अगर आप पहले से एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे थे, तो आपका अब एक्सरसाइज की बहुत इम्पॉर्टेंट शुरू हो जाता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं तो आधे घंटा रोज़ वॉक करिए, प्रेगनेंसी वाले एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दो, स्क्वाट्स करना शुरू कर दो, बटरफ्लाई, टैप वॉकिंग, ये सब चीज़ें करना शुरू कर दो। अगर सीढ़ियाँ थोड़ा थोड़ा जितना भी आप कंफर्टेबल हो उसको सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दो, तो थोड़ा प्रेगनेंसी के हिसाब से बर्थिंग वाले एक्सरसाइजेस आप करना स्टार्ट कर सकते हो। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी को डर होता है कि आप बच्चे के आसपास का जो पानी होता है उसकी कमी हो जाती है, तो फ्लूइड अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जितनी भी फ्लूइड वाली चीज़ें, दूध, दही, छाछ, पानी, कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें आप अच्छे से लेते जाओ। हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखो। अपने मन को शांत करना है। अगर आप चाहो तो अच्छे गाने सुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि मूड स्विंग्स भी बड़ी प्रॉब्लम होती है आप आखिरी के 2-3 महीने में। तो अब ये सब आपको करना है। एंड अब आपको ध्यान रखना है कि एकदम से जैसे होता है ना कि गलती से भारी सामान उठा लिया, पेट के बल झुक गए, तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि कई बार छोटी मोटी गलतियों से प्रीटर्म लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, पानी की थाली फट जाती है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है कि भाई ये बात क्या 3 महीना चल रहा है, तो अपने बॉडी को उतना ही काम कराना है जितना आप कंफर्टेबल हो, है ना। एक्सेसिव बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं लेना है बॉडी पे। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरे साथ कनेक्ट करिए, मुझे मैसेज करिए।